हरे कृष्णा, नमस्ते एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं आपकी आज की होस्ट कृष्णी तारवानी और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि पिछले हफ्ते से ही यंग हिंदू वेलफेयर एसोसिएशन ने एक नया सिलसिला शुरू किया है जो कि है गेस्ट स्पीकर सेशन का। तो हम जो है वो इसमें इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे और ये इंटरव्यूज़ आप सबको मोटिवेट करेंगे आला तरीन एजुकेशन हासिल करने के लिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो शुरू करने से पहले मैं आपको यंग हिंदू वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि यंग हिंदू वेलफेयर एसोसिएशन का क़याम 1987 में हुआ। ये एक गैर सियासी, गैर सरकारी, फलाही और समाजी तंजीम है जिसके मकासद हैं कि तमाम इंसानियत, खासतौर पर हिंदुओं के लिए ज़ात-पात से बालातर होकर फलाही इक़दामात करना, थैलेसीमिया, कैंसर और दूसरे मरीजों के लिए खून की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाना, मुस्तहिक और दूसरे मरीजों के लिए अदवायात फराहम करना, बेवा और माजूरों को घर बैठे रोजगार तलाश करके देना, बेसहारा और गरीब लड़कियों की शादियों के लिए हर मुमकिन इमदाद करना। उसके अलावा करियर काउंसलिंग और हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स करना जिसमें लोगों को उनकी हेल्थ के बारे में पता चल सके, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल सके। उसके अलावा इस कोविड-19 यानी कि कोरोना में भी यंग हिंदू वेलफेयर एसोसिएशन ने हज़ारों घरों में राशन प्रोवाइड किया। यंग हिंदू वेलफेयर एसोसिएशन में जेंट्स के साथ साथ फीमेल मेंबर्स भी ऑन बोर्ड आ चुकी हैं, जिस तो हम सारे पेरेंट्स को तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं जिन्होंने अपने बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दिया और हमारा साथ देने का मौका दिया। तो आज का ये सेकेंड लाइव सेशन में मैं आप सबको तहे दिल से वेलकम करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बेसिकली इन इंटरव्यूज़ को रखने का मकसद ये है कि हमारी कम्युनिटी में जितने भी नामवर लोग हैं जिन्होंने पोजीशंस हासिल की हैं और अपनी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, तो हम उनकी कारकर्दगी को सराहें और उनकी हौसला अफजाई करें और अब उनकी जो है ना हौसला अफजाई करें और उसके अलावा उनके तजुर्बात से हमारी यूथ जो है वो कुछ सीख सके। तो आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं वो है दिव्या अशोक कुमार लासी। उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन हब चौकी बलूचिस्तान मुस्लिम पब्लिक हाई स्कूल से हासिल की और अपना मास्टर्स बहरिया यूनिवर्सिटी से किया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने और भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और डिप्लोमास किए। उसके अलावा वो अभी एज अ कॉर्पोरेट यूएचएससी एडवाइज़र काम कर रही हैं दुबई में। उन्होंने एमबीए में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उसके अलावा दिव्या विश ग्रुप की मेंबर हैं जो कि वुमेन की सेफ्टी के लिए काम करता है। उनकी बायोग्राफी कई बार न्यूज़लेटर्स में भी आ चुकी है। सबसे बढ़कर वो पहली पाकिस्तानी फीमेल मेंबर हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की। तो हम तहे दिल से उनका शुक्रिया कहते हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना ज़्यादा टाइम निकाला। दिव्या की पर्सनैलिटी को देखते हुए एक शेर याद आ रहा है कि हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का सामना डट कर करना दिव्या, दुआ है कि एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। तो आज का ये सेशन कुमार दास मॉडरेट करेंगे। कुमार दास पिछले 20 साल से हमारे तंजीम के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ एम और ओहदात पर काम कर रहे हैं और ये अभी फ़िलहाल एंग्रो कॉरपोरेशन में फुल डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो अब आपके पास माइक पे होंगे मिस्टर कुमार दास और हमारी गेस्ट स्पीकर दिव्या अशोक कुमार लासी। थैंक यू कृष्णी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी कृष्णी तारवानी जिन्होंने हमारी तंजीम का इंट्रोडक्शन करवाया और दिव्या का इंट्रोडक्शन दिया और कुछ जो ना बहुत ही अच्छी बातें हमें बताई। अब हम जाते हैं अपने गेस्ट के पास जो कि दिव्या अशोक कुमार है। आपका टाइम ज़ाया किए बगैर ही हम उनके पास जाते हैं और उनकी बातें सुनते हैं और उनकी अंतरिक जद्दोजहद के बारे में सुनते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने मकसद को पाया और आगे उनके क्या प्लानिंग है। तो हम दिव्या से बात करेंगे। नमस्ते दिव्या। नमस्ते, हरे कृष्णा, वाहेगुरु, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सबसे पहले तो नमस्ते मैं दिव्या। बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यंग हिंदू वेलफेयर एसोसिएशंस की जिन्होंने आज मुझे इस सेशन के लिए चुना। आज आपके तवस्सुत से आज मेरा पैगाम हज़ारों लोगों तक पहुँचेगा, ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है। जब मैं अपने सराउंडिंग में देखती हूँ तो हमारे पास बहुत हाई क्वालिफाइड लोग हैं, बट उन हाई क्वालिफाइड लोगों में आज मेरा इंतखाब इस सेशन के लिए करना एक बहुत बड़े ऑनर की बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच यंग हिंदू वेलफेयर एसोसिएशंस।
थैंक यू दिव्या, मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ, अपनी तंजीम की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस शो में आप आई, जहाँ पे हमारे व्यूअर्स, हमारे सुनने वाले आपकी जो इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, आपकी कोशिशें, आपकी मेहनत, उन सबको देखेंगे और सराहेंगे और उनसे कोई ना कोई सबक हासिल करके वो भी आगे बढ़ सकेंगे। तो जैसे कि कृष्णी ने कहा कि आपने इब्तदाई तालीम हबचौकी से हासिल की, वहाँ से मुस्लिम पब्लिक स्कूल से, इसके बाद आपने बेरिया से एमबीए किया और एमबीए भी गोल्ड मेडल आप हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस तालीम को हासिल करते हुए आपको क्या-क्या मुश्किलें पेश आई? और इसके अलावा जो आजकल हर तरफ धूम मची हुई है कि आप चार्टर्ड मेंबर बन गई हैं या यूके के एक इदारे की, तो हमें उसके बारे में आप खुद बताएँ ताकि लोग हमसे पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया है, टेलीफ़ोन किया है कि ये कौन-सी डिग्री है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि दिव्या ने किया है? तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन दिव्या से हम पहला सवाल यही पूछेंगे ताकि लोगों की जो आपकी जो अचीवमेंट है वो लोग आपके अल्फाज़ों में सुन सकें। थैंक यू कुमार भैया, ये आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। अक्सर मुझे लोग लिंक्डइन पर या फेसबुक पर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि व्हाट इज़ चार्टर्ड मेंबर ऑफ आयुष, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहूँगी कि मैंने, जैसे आप बता चुके हैं, MBA किया है बेरिया यूनिवर्सिटी से। और अब आती हूँ मैं अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ डायरेक्ट। देखिए, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम उन फील्ड्स को एक्सप्लोर नहीं कर रहे जिनकी दुनिया में डिमांड है। तो हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट एक फील्ड है जिसमें आजकल इसका बहुत स्कोप है, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी होगा ऑफ कोर्स, एंड है भी। तो इसमें कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, कुछ डिप्लोमाज एंड डिग्रीज होती हैं। मैंने एक विजन बनाया था, मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी इस सवाल पर। कुमार भैया, आपको याद होगा कि जब मैंने इंटर किया था, मैं आपसे मिलने आई थी अपनी फैमिली के साथ कि मुझे CA करने का जुनून था, कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। तो व्हाट हैपेंड, उस वक्त मैं हबचौकी में रहती थी और मेरा CA करना मेरा ख्वाब नहीं था, मेरा जुनून था, मैं कहूँगी। मैंने इंटर तो कर लिया इन कॉमर्स। वो मैंने कैसे किया कि मैंने एडमिशन कराची में लिया, क्योंकि हबचौकी में ऐसे कोई कॉमर्स का कॉलेज नहीं था और मैं घर में 5 ईयर लेके पढ़ती रही। एंड देन मैंने ग्रेजुएशन भी इसी तरह से किया। जब मैंने ये कर लिया तो आई रियलाइज के CA मेरा जो ख्वाब था, मैं इसे अचीव नहीं कर सकती क्योंकि मैं हबचौकी में रहती हूँ। तो मैंने इंटरनेट पे रिसर्च की कि स्टिल वो क्या है कि जो मैं कुछ यूनिक कर सकती हूँ इन द वर्ल्ड। तो मैंने नोट किया कि एक फील्ड है जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट की फील्ड है। देन मैंने मजीद रिसर्च की कि उसमें कैसे पढ़ा जा सकता है। मुझे पता चला कि आप नीबोश कर सकते हैं, देन यू कैन इंटर एज अ HSC ऑफिसर। क्योंकि मैंने मार्केट एनालाइज की थी कि लेट्स से इफ मैं MBA कर लेती हूँ तो आई वुड बी अ बैंकर और समथिंग, क्योंकि मैं CA का ख्वाब मेरा टूट चुका था और मेरा दिल भी टूट चुका था उसके बाद। देन मैंने टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाया हबचौकी में, और मैंने जो अर्निंग टीचिंग से की, आई इन्वेस्टेड ऑन माई सेल्फ। मैंने नीबोश IGC किया क्योंकि मेरा टारगेट था इन फ्यूचर मुझे HSC फील्ड में जाना है। बट उस वक्त अगर मैं ये बात किसी से शेयर करती थी तो लोग मुझ पे हंसते थे, तुम लड़कियों के फील्ड में काम करोगी, तुम सेफ्टी प्रोफेशन में जाओगी, सेफ्टी है क्या। लाइक उस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं थी कि मैं खुद को जस्टिफाई कर सकूं, बट आई हैड अ विजन कि मुझे एज मैं CA तो नहीं बन सकी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं बन सकी, लेकिन मैं चार्टर्ड मेंबर ऑफ आयुष बनूंगी। और उस वक्त भी पाकिस्तान में कोई लेडी नहीं थी। तो सिंस दैट टाइम आई हैड अ विजन कि अब जो मुझे अचीव करना है वो मुझे कम्युनिटी लेवल पे नहीं, कंट्री लेवल पे करना है। दैट मेक मी टू स्टडी समथिंग यूनिक जो अब तक कोई नहीं पढ़ चुका। मैंने अपने जो लाइक अर्न किया वो मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। मैंने नीबोश IGC किया। तो जब मैं मास्टर्स कर रही थी, इन बिटवीन आई ट्राइड टू फॉर UAE जॉब, और मुझे नीबोश के बेसिस पे जॉब मिल गई। अब मुझे इत्मीनान आया कि जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो ज़ाया नहीं जाएगा, अगर मैं फर्दर कुछ अच्छा करती हूँ मुझे इससे अच्छी जॉब मिल जाएगी। देन आई डिसाइडेड, आई रिसर्च मोर, और मुझे पता चला इस फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनकी टेक्निकल साइड बड़ी स्ट्रांग होती है लेकिन उनकी मैनेजमेंट स्किल्स वीक होती हैं। मैंने इसका और एडवांटेज लिया, मैंने MBA किया और मैंने MBA बहुत दिल लगा के किया, लाइक एज यू टोल्ड के मुझे गोल्ड मेडल भी मिला उसमें।
तो मेरी मैनेजमेंट साइड बड़ी स्ट्रांग हो गई। नाउ जब मेरा निबोश हो गया, मेरे पास MBA की डिग्री आ गई, आई वाज अ कंप्लीट पैकेज टू एंटर इन द मार्केट। और मेरा टारगेट था आई हैव टू गो फॉर अ कॉर्पोरेट पोजीशन आफ्टर गेटिंग सम एक्सपोजर ऑफ द फील्ड। जैसे मैं UAE में आई तो मेरी फर्स्ट पोजीशन थी HSC एग्जीक्यूटिव की, और आप बिलीव नहीं करेंगे विद इन 6 मंथ में HSC मैनेजर बन गई। तो मेरे लिए यानी एक बहुत बड़ा गिफ्ट था ये मेरी हार्डवर्क का, कि आप UAE जैसी मार्केट में एक छोटी एज में एज HSC मैनेजर बन गई। तो दैट इज हाउ कि मैंने एक विजन बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ माय रिसर्च कि क्या ट्रेंड है और किसमें मैं अपने आप को अच्छा मनवा सकती हूँ। तो मैंने अपनी एकेडमिक और अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस दोनों को साथ रखा। दैट इज हाउ आई केम टू द फ्रॉम CA टू CA मायोश। ग्रेट अचीवमेंट। वाकई ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं और आप पहली पाकिस्तानी खातून हैं जिसने ये एजाज़ हासिल किया है। इसी को ही मद्देनज़र रखते हुए हमारा अगला सवाल है कि आजकल यहाँ देखा गया है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो अपनी बच्चियों की शादी जल्दी कर देते हैं। वो कहते हैं कि लड़कियां हैं वो आगे पढ़ के क्या करेंगी, आकर उन्हें घर जाके घर बसाना है। तो ऐसा क्यों है? इसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या ये सही है या उन्हें आगे पढ़ाना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए कि वो भी कुछ कर सकती है? कुमार भैया, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया और मैं सच में इसका जवाब आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहूँगी। मुझे याद है एक बार मैं अपनी मम्मा के साथ एक हॉस्पिटल में गई थी, एंड दैट वाज आई रिमेम्बर या लियाकत था या आगा खान। वहाँ पे एक डॉक्टर आई वाइट कोट में। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा इनोसेंटली कि मम्मा आप वाइट कोट क्यों नहीं पहन सकती, आप डॉक्टर क्यों नहीं है? आपको पता है मुझे उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि आपको दिव्या, जो मेरी मम्मी की मम्मी थी ना, उन्होंने उसे नहीं पढ़ाया था, तो मेरी मम्मी नहीं पढ़ी और मेरी मम्मी नहीं पढ़ी तो मैं नहीं पढ़ी, मैं नहीं पढ़ी इसलिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ। कुमार भैया, इस जवाब ने मुझे भी हिला दिया और मेरी मम्मा को भी हिला दिया। तो मेरी मम्मी ने उस वक्त एक बात मुझे कही कि वाकई हम जनरेशन टू जनरेशन बलि चढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे नहीं पढ़ाया तो मैं अपनी बेटी को क्यों पढ़ाऊं। लेकिन एक कौल बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में कि जब हम औरत को तालीम देते हैं, हम पूरी नस्ल को तालीम दे रहे होते हैं। तो हमारी तो नस्लें ही तालीम से महरूम रह रही है। आई थिंक ये मैसेज बहुत होगा उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात मैं इस पे कहूंगी कि हमारे माशरे में हमारे बेटों पे वक्त आते हम उसे मेहनत मजदूरी करा दी, किसी दुकान पे मुलाजिम लगा दिया। आप मुझे बताएं, अगर हमारी बेटी पे बुरा वक्त आता है, उसकी अर्ली एज में शादी होती है, नो वन नोज, लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, हस्बैंड नहीं रहते या माली हालात वो नहीं रहते, आपकी बेटी कहाँ जाएगी? वो आपके पास आएगी अपने बच्चे की फीस मांगने। तो ऑफ कोर्स मैं कहती हूँ हमें बेटों से ज्यादा बेटियों की तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें हमें अपने बेटों के बराबर ही तस्वर करना चाहिए, वो किसी से कम नहीं है। तो मेरा अगला सवाल फिर एजुकेशन की तरफ ही है, क्योंकि हमारा एक कोर वैल्यू भी एजुकेशन है, इसलिए हम ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। वो सवाल ये है कि लोग ये कहते हैं कि बेटे को पढ़ाने से ये जो ना वो कुछ ना कुछ हमें कमा के देगा, बेटी तो जो ना पराया घर चली जाएगी, हमारा क्या फ़ायदा है? क्योंकि आजकल हर कोई फ़ायदे का सोचता है। तो क्या मैं सही फरमा रहा हूँ कि लोग ऐसा सोचते हैं या नहीं, ये हमारी सोच है? नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगी, एग्री करूंगी। हम हमेशा बेटियों को चैरिटी समझते हैं, बेटों को इन्वेस्टमेंट समझते हैं। लेकिन मैं इस पे भी वही पुराना ही अपना जवाब दोहराऊंगी कि हम अगर अपनी बच्चियों को तालीम नहीं देते तो हम पूरी नस्ल को तालीम से महरूम रख रहे हैं, हम एक पूरी जनरेशन को अनएजुकेटेड बना रहे हैं। बस आप ये सोचें कि अगर आप बेटी को तालीम नहीं दे रहे तो मे भी वो आप पे दोबारा बोझ बन सकती है। जिसको आप चैरिटी समझ के दान दे रहे हो, शी कैन बी अ बर्डन ऑन यू इन फ्यूचर। सही। तो हमारा अगला सवाल है कि लड़कियों को तालीम हासिल करने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं बनिस्बत लड़कों के, क्योंकि माँ बाप को भी बड़ा यूँ समझे कि एक टेंशन या फिक्र होती है कि बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, वहाँ पे उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, वो अकेले कैसे लाइफ गुजारेंगी या वो किसी हॉस्टल में कैसे अकेले रह सकती है हमारे बगैर। तो हर वक्त कुछ ना कुछ खतरा रहता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि
वो क्या ऐसी चीजें हैं, वो क्या ऐसी मुश्किलात हैं जो लड़कियों को पेश आती हैं लड़कों के बनिस्बत, और उनके लिए क्या आपके ज़हन में वो यूं कह से हल हैं या नसीहतें हैं या मशवरे हैं कि उन पे काबू पाकर हमारी बच्चियां या हमारी लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं? कुमार भाई, मैं आपके सवाल को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। पहला तो ये कि वो क्या ट्रबल्स हैं, वो क्या मुश्किलात हैं जो हम लड़कियों को फेस करनी पड़ती है बनिस्बत लड़कों के। कुमार भैया, जब हम लड़कियां घर से बाहर निकलती है ना पढ़ने के लिए, या हम ये ख्वाहिश भी जाहिर करती हैं, जो जिस घराने से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस सोसाइटी से, हमें पहला जुमला पता है क्या सुनना पड़ता है? पढ़ के क्या करोगी, बर्तन ही तो धोने। पढ़ के क्या करोगी, रोटियां ही तो बनानी है। ये जुमला मैंने अपनी लाइफ के हर दिन सुना है, हर दिन। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा मेरी सराउंडिंग में अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली और कुछ और लोगों के जिन्होंने मुझे ये जुमला ना कहा हो। और तो छोड़े, मेरे पेरेंट्स को भी आके कहा जाता था, बेटी को इतना पढ़ाओगे, बेटी की कमाई खाओगे। दूसरी मैं अब आती हूँ, ये था सोशल प्रॉब्लम हमारा। अब मैं आती हूँ हमारे पर्सनल इश्यूज पे। हमारी बेटियां, लेट्स से जब एक लड़का यूनिवर्सिटी से या जॉब से अगर रात को 10 बजे घर आता है, उससे कभी सवाल नहीं होता इतना देर से क्यों आए हो। लेकिन जब एक बेटी आती है ना, उस पर बहुतान लगते हैं, उससे सवाल नहीं किए जाते। आप सोचें, यानी हर दिन हम एक मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे होते हैं, हम मिडिल क्लास घराने की लड़कियां। अब आपके मैं दूसरे पॉइंट पे आती हूँ कि हम जब घर से निकलते तो पेरेंट्स को एक टेंशन होती है कि यार बेटी ज़ात घर से गई है, और इसमें आपके सवाल के अंदर इसका जवाब छुपा है। हमने अपनी बच्चियों को इतना कमजोर समझा है या इतना कमजोर बना के रखा है। वो बच्चियां जिन्होंने आगे चल के पूरी जनरेशन की परवरिश करनी है, हम उनको क्यों स्ट्रांग बनने नहीं दे रहे। इसमें हम गर्ल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम अपने उन बाउंड्रीज को मेंटेन करते हुए अपनी करियर की प्रोग्रेस करें और करियर डेवलपमेंट करें। तो हमें अपने पेरेंट्स को सबसे पहले ये चीज समझानी होगी कि हमें एक चेंज लाना है, हमें रिवोल्यूशन लाना है, हमें एक पढ़ा लिखा मुआशरा परवान चढ़ाना है। इसके लिए उनको कहीं पे यकीन करना होगा, कहीं पे हमें अपनी लिमिटेशंस का ख्याल रखना होगा। बाकी लड़कियां कमजोर नहीं है। जैसे आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं इकलौती हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है। और हमारी फैमिली में एक ऐसे खानदान का इस बात को एक्सेप्ट करना कि आप अपनी जवान बच्ची को परदेश भेज रहे हो जॉब करने, एक बहुत बड़े कलेजे की बात है। इफ माई पेरेंट्स कैन डू दैट, व्हाई नॉट अदर्स। हर कोई कर सकता है। और सहने के बाद, आप ये कहते ना कि डर के आगे जीत है, मैं यही कोट करूंगी यहाँ पर भी। बिल्कुल सही, डर के आगे जीत है। आपको याद होगा कि हपचोकी में एक स्कूल लासी रोड पे है, वहां पे लिखा होता था, मैं जुमला हमेशा पढ़ता था, एक छोटा सा शेर था, कमन गेर ने डाली है चांद तारों पे और एक हम है खड़े हैं मज़ारों पे। तो आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे लोग भी चांद तारों पे पहुंच गए हैं। तो हमें उनके आगे की कहकशाएं भी फतह करनी है। उसके लिए हमें सिर्फ अपने पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए और वो विजन चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने कहा कि हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट में आपने बहुत काम किया हुआ है, आप उस इदारे में भी काम कर रही हो और आपने बहुत सारे कोर्सेज भी किए हुए हैं। मैं भी अपनी कंपनी में अपने एरिया में सेफ्टी चैंपियन हूँ। तो मैं उस सिलसिले में आपसे 1-2 क्वेश्चन करूंगा। पहला तो ये बताएं कि हमारी माएँ बहनें जो ख़वातीन हैं घरों पे, उनके लिए कोई 3-4 टिप्स आप बताना चाहें जो उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हों। मैं चाहता हूँ कि हम लोगों की सेफ्टी के बारे में भी बात करें, आपसे फ़ायदा उठाएं इस बारे में। अगर मैं टेक्निकल सेफ्टी की बात करूं तो मैं तो रिस्क असेसमेंट से शुरू हो जाऊंगी, क्योंकि हम डोमेस्टिक सेफ्टी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पहली चीज़ ये कहूँगी कि हमारी सेफ्टी के 2 पर्सपेक्टिव्स होते हैं। एक हम बिहेवियर सेफ्टी की बात करते हैं, एक टेक्निकल सेफ्टी की। तो ख़वातीन को सबसे पहला होता है कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ आएँ। आप स्ट्रेस मैनेज करना सीखें, क्योंकि आप पे घर का इन्हिसार होता है। दूसरा, आपकी बिहेवियर सेफ्टी की बात होती है। योर बिहेवियर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी एंड योर एटीट्यूड। एंड थर्ड थिंग, अगर बहुत टेक्निकल पर्सपेक्टिव में बात करूं तो कुमार भाई, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेफ्टी बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट की फील्ड है, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बयान करूं तो। इसमें हम अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव में और सोचा जाए तो हम हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट, रिस्क की बात करते हैं। क्योंकि आजकल कोविड चल रहा है,
तो मैं इस हवाले से ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी कि स्टिल जैसे वैक्सीन नहीं आई है, वी शुड बी वेरी मच क्यूरियस। हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, दैट्स ऑल। एंड एक टर्म हम यूज़ करते हैं सेफ्टी में कि सेफ्टी इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं सबको यही कहूँगी, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हो, सेफ्टी इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, सेफ्टी आपसे शुरू होती है, अपनी सेफ्टी के आप खुद ज़िम्मेदार हैं। तो ये सेफ्टी के बाद हम आते हैं आगे आपकी उन मुश्किलात के बारे में जिनको काबू पाकर आप इस मुकाम तक पहुँची। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कहते हैं कि रहनुमाई के बगैर रास्ता पाना मुश्किल होता है। कोई ना कोई रहनुमा होता है, हमारे रिलीजियस में है कि कोई गुरु हो, तो आप मालिक को पा लेते हैं। तो इस सिलसिले में आपसे पूछना ये चाहूँगा कि आप इस मुकाम तक पहुँची हैं, तो वो कौन मेंटर थे आपके या वो ऐसे कौन लोग थे जिनसे मुतासिर हैं आप? या वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपकी रहनुमाई की? आप उनके बारे में हमें बताना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं यहाँ अपने मम्मी, पापा और भाई का नाम लूँगी। अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर ये कोई लॉ होता या कोई ऐसा तरीका होता ना जिसमें आप अपनी डिग्री या क्वालिफ़िकेशन किसी को डेडिकेट कर सकते, तो मैं अपनी डिग्रीज़ एंड सर्टिफ़िकेट पे मम्मी, पापा और अपने भाई का नाम लिखवाती, टू बी ऑनेस्ट। वो बहुत बड़े मेंटर हैं, कोच हैं। यहाँ पे एक वाक़या मैं शेयर करना चाहूँगी आप सबसे। जब मेरा वर्क परमिट आया था यूएई का, जिस रात मैं फ्लाई कर रही हूँ अपने वर्क वीज़ा पर यूएई, कुछ लोग आए हमारे घर में हमसे मिलने के लिए। तो वो बैठे, जैसे मैं पैकिंग कर रही थी बाहर, अपने कपड़े समेट रही थी, सामान वगैरह डाल रही थी, टिकट्स वगैरह चेक कर रही थी यार, सब कुछ पर्स में। तो अंदर वो मेरे पापा से और मम्मी से और भाई से बातें कर रहे थे कि पागल हो गए हो, जवान बेटी को दुबई छोड़ोगे, और बहुत सारी ऐसी बातें हुई। अब मैं वेट कर रही थी कि अभी मेरे फादर आएंगे और मुझे कहेंगे, या मेरे भाई आएंगे कि कोई ज़रूरत नहीं है, निकालो कपड़े, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। बट मेरे फादर आए और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी मेडिसिन डाल दिए ना, और फिर उन्होंने पलट के जाके उनको जवाब दिया कि ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। और मेरे भाई ने कहा ये लड़की नहीं, ये ईगल है, उकाब है, इसको बहुत आगे उड़ना है। उस दिन से मेरी मम्मा, पापा एंड जो मेरे भाई थे, मेरी लाइफ के सबसे बड़े मेंटोर भी रहे और सबसे आइडियल पर्सनैलिटी ये तीनों हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं इस प्लेटफॉर्म पर कुछ और शख्सियत का भी नाम लेना चाहूँगी, जिसमें मेरे बड़े मामू, बल्कि मेरे तीनों मामू, स्पेशली मेरे बड़े मामू छुगुमल थेरानी। कहीं कहीं आप जब एजुकेशन स्ट्रगलिंग फेज में होते हो ना, आपको रिसोर्सेज की बहुत ही स्कैर्सिटी होती है, फुकतान आ जाता है। तो आई रिमेम्बर मैं पढ़ाई छोड़ रही थी आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, आई डोंट हैड माय यूनिवर्सिटी फ़ी। तो वो आए और ही गिव मी मनी मेरी स्टार्टिंग एडमिशन के बाद में, तो मुझे स्कॉलरशिप मिलती रही। अब मैं सोचती हूँ कि काश अगर वो फरिश्ता उस वक्त मेरी लाइफ में ना आता, तो आज तो मैं शायद इस मुकाम पे नहीं होती। और दूसरे मेरे एक टीचर हैं, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे इस फील्ड का रास्ता दिखाने वाले वो हैं। उन्होंने मुझे बताया था और उन्होंने ही मेरे पेरेंट्स को माइंड में भी ये डाला था कि नहीं, ख़वातीन इस प्रोफेशन में काम करती हैं और ये बहुत नोबल प्रोफेशन है। तो कहने को तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन ये 4-5 शख्सियात बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है मेरी ज़िंदगी में। हेलो। जी। हेलो। जी। जी हेलो। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आई कैन हियर यू। जी। तो ये वो लोग थे जिन्होंने आपकी बहुत मदद की। जैसे आपने कहा कि वो फरिश्ता मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो पता नहीं क्या होता। तो मैं तो ये कहूँगा कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो वो पूरी सृष्टि आपकी मदद में लग जाती है जब आपका कोई होता है। तो ये इसी तरह ही हुआ है। अब आप ये बताएँ कि हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर एक के साथ एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे लोग हैं जो कि बेचारे गरीब होते हैं, उनका शौक होता है, जिनके दिलों में अरमान होते हैं कि हम भी पढ़ें, और फिर आप जैसे लोगों को देख के और उनका दिल करता है कि यार हम आगे जाएँ, हम भी ऐसा कर सकते हैं।
तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है कि वो कैसे अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो कैसे अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं जो कि फाइनेंशियली वीक है? कुमार भाई, आपकी इस सवाल पे मुझे बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है जो मैं अर्ज करना चाहूंगी या इरशाद करना चाहूंगी इधर। वो ये है कि तू समझता है कि हवादिस है सताने के लिए, ये हुआ करते हैं जाहिर है आजमाने के लिए। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यहाँ पर जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका विजन। अगर जब भी ये ख्याल उन लोगों के दिल में आए जिनके विजन्स हैं अपने करियर से रिलेटेड, आप अपने सराउंडिंग में देखें, आप हिस्ट्री में जाएं, आप देखें गवर्नमेंट स्कूल बेला से कुमार भाई हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो कि आज बाहर सेटल हैं, उनके पास भी तो रिसोर्सेज नहीं थे ना। फिर हम आगे चलते हैं, उथल चलते हैं, विंदर चलते हैं, हपचोकी चलते हैं, थ्रू आउट दिस एरिया आपको ये सारा वो उन एरियाज के मैंने नाम लिए जहाँ पे आपको हाई क्वालिफाइड कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी या एकेडमी या स्कूल नहीं मिलेगा, लेकिन वहां से लोग पढ़ के भी आज यूके, अमेरिका, कनाडा, पता नहीं कहाँ सेटल है। उनके पास भी तो रिसोर्सेस नहीं थे, बट उनके पास उनका विजन था, इस विजन ने उनको यहाँ तक पहुंचाया। तो अगर हमारे पास विजन होना तो ये सारी चीजें आपके पास कम्प्लीमेंट्री होती हैं। आपका विजन होना चाहिए, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे मेरी फैमिली बैकग्राउंड से हम सब वाकिफ हैं, मैं एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। इफ मैं विदाउट रिसोर्सेस यहाँ पहुंच सकती हूँ तो आप तो मुझसे बहुत आगे जा सकते हैं। सिर्फ यू नीड टू हैव योर विजन, दैट्स इट, एंड फैमिली सपोर्ट। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। या आपने महाभारत में पढ़ा होगा या देखा होगा, जब गुरु ने अर्जुन से सवाल किया कि आपको क्या नजर आ रहा है, तो उसने यही कहा था कि मुझे तो सिर्फ पक्षी की आंख नजर आ रही है। इस तरह का विजन या इस तरह का गोल हो तो बंदा अपना गोल पा ही लेता है। तो अब हम आते हैं कुछ जाती सवालात की तरफ। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी क्या हॉबीज हैं, या वो क्या चीजें हैं जिनमें आप दिलचस्पी लेती हैं पढ़ाई के अलावा या आपकी जॉब के अलावा? मेरी जो सबसे बड़ी हॉबी है कुमार भैया वो है मैं गज़लें बहुत सुनती हूँ। लाइक मेरे कलेक्शन में आपको मेहंदी हसन, पंकज उदास, जगजीत, अनूप जलोटा, आपको सबका कलेक्शन मिलेगा। तो मेरी सबसे बड़ी हॉबी है गज़लें सुनना, और दूसरी मेरी हॉबी है कि मैं स्पेयर टाइम में अपनी फील्ड से रिलेटेड चीज़ें सर्च करती हूँ कि लाइक ऐसा क्या है जो अभी तक मुझे नहीं पता, क्योंकि नॉलेज इज एन एंडलेस प्रोसेस। ये दो मेरी इंपॉर्टेंट हॉबीज है। ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि आप और आपके भाई दो ही अपने माँ बाप के बच्चे हैं, तो बचपन में आप लोग शरारतें तो करते होंगे। तो क्या आपका भाई कभी आपको मारता था, या उसे मार पड़ती थी अम्मी अब्बू से, या आप अम्मी अब्बू की लाडली थी, आपको कोई कुछ नहीं कहता था? कुछ बचपन की यादें शेयर करें आप। कुमार भाई, दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि हमारे घर में लाडलापन स्टार्ट से ही नहीं था। यानी कि और बचपन की जहाँ तक बात है, तो पहले मैं भाई को मारती थी, फिर वो मुझे मारता था, फिर हम दोनों को मम्मी की मार पड़ती थी। लाइक हमें इक्वल मार पड़ी है, हम दोनों बराबर विक्टिम रहे इसमें। लेकिन ये सब सख्तियां सिर्फ 13 साल की एज तक हम पर थी। मेरी मम्मी की परवरिश की स्ट्रेटेजी थी एक, जिसे मैं सलाम करती हूँ आज, कि जब हम दोनों भाई बहन 13 साल के हो गए तो वो हमारी दोस्त बन गई, जैसे एक बेस्ट फ्रेंड होता है। तो लाइक 13 साल तक तो हमने मार भी बहुत खाई, और पूरी फैमिली इस बात की ऐनी शाहिदीन है कि जितनी मार हम दोनों को पड़ी उतनी फैमिली में किसी को नहीं पड़ी। होना चाहिए। बचपन में तो माँ बाप की मार जो ना हमारे लिए अच्छी होती है, उससे ही हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और वही हमारी परवरिश कैसा बनती है चीजें। ये बताएं कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं पढ़ाई के अलावा या जॉब के अलावा? जैसे कि आपने हॉबीज के बारे में बताया, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आजकल और क्या कर रही हैं आप? आजकल यहाँ कुछ और वेलफेयर एसोसिएशंस हैं जो कि जैसे पाकिस्तान सेफ्टी प्रोफेशन, सिंधी एसोसिएशन ऑफ यूएई, ऐसी बहुत सारे एनजीओज हैं। तो मैं फारिग औकात में उनमें कुछ वॉलंटियरली वर्क करती हूँ। जैसे लेट्स से कुछ पाकिस्तानी हमारे आते हैं, या खुदा न ख्वास्ता किसी पाकिस्तानी की डेथ हो जाती है, तो वी ट्राई टू कंट्रीब्यूट जितना हम कर सकते हैं।
और हम करियर काउंसलिंग की इवेंट्स कराते हैं। तो मैं इस टाइप की एक्टिविटीज़ में हूँ आजकल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं वॉलंटियरिटी बेसिस पर HSC की ट्रेनिंग्स भी देती हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट। मैं बहुत अच्छे कमेंट्स पढ़ रही हूँ लोगों के। मैं आपकी बहुत आप हमारी भी हेलो, आप हमारी भी मेंबर हैं यंग हिंदू वेलफेयर एसोसिएशन की। तो सॉरी, आवाज कट रही है। मैं ये कह रहा था कि आप हमारी भी मेंबर हैं यंग हिंदू वेलफेयर एसोसिएशन की। तो आप कोई ऐसा काम या कोई ऐसा रोल अदा करना चाहेंगी, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप के जहन में हो जो कि आप हमारे साथ मिल के करना चाहें वेलफेयर के लिए, स्पेशली हमारी बच्चियों के लिए, वो लड़कियां जो पढ़ना चाहती हो या आगे बढ़ना चाहती हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहन में है आपके? कुमार भाई, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगी। वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं यंग हिंदू वेलफेयर एसोसिएशन के, जिनके शायद मैं नाम कंप्लीट ना ले पाऊँ इधर, लेकिन जैसे आप हैं, रमेश भैया हैं, कृष्ण भैया हैं, बिनेश हैं, मुकेश भैया हैं, विकी लासी है इंडिया से। आप सबकी एफर्ट्स देखते हुए लाइक खुशी होती है कि समवन इज थिंकिंग फॉर कम्युनिटी। तो ऑफ कोर्स एज अ पार्ट ऑफ यंग हिंदू वेलफेयर एसोसिएशन, और मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं फीमेल विंग की मेंबर बनी, जैसे कृष्णी है, महक राजकुमार हैं। तो जैसे विद इन मेरी एबिलिटीज, जैसे करियर काउंसलिंग है या करियर गाइडेंस है, या जो जो विद इन मेरी एबिलिटीज होगा, मैं श्योरली यंग हिंदू वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी। और मैं सारे लासी या जो भी हमारी हिंदू कम्युनिटी है उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी पार्ट लें, क्योंकि टुगेदर वी कैन मेक द चेंज। हम इंडिविजुअल सोसाइटी चेंज नहीं कर सकते। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी मेंबरशिप लें, आप भी आए, हम सब मिलकर सोसाइटी में रेवोल्यूशन ला सकते हैं, एक पॉजिटिव रेवोल्यूशन। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। आप जरूर, हम भी तैयार हैं, आप जरूर सोचें इसके बारे में, कोई प्रोजेक्ट है तो हमें बताएं, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी आप हमें ये बताएं कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा खुशगवार वाकया जो आप हमसे शेयर करना चाहें, जिसे लोग एंजॉय करें। ज़रूर। एक बात याद आ गई मुझे अपने बचपन की। मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी कि मैं 3 साल की थी, मेरी मम्मा ने मेरा स्कूल में एडमिशन कराया था, और मेरी बहुत गंदी आदत थी, मैं किताबें फाड़ती थी और उनको मार्क करती थी पेंसिल से। तो मेरा ड्राइंग का पेपर था और मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम पेपर हो रहे थे, और मैंने ज़िद की कि मुझे ना अच्छे वाले कलर्स चाहिए। घर वालों ने मुझे कलर्स दिलाए, लेकिन मम्मी ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा कि तुम ना इन्हें ख़राब नहीं करोगी। तो मेरे ज़हन में ये था कि जब हम कलर करते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, लिहाजा मुझे कलर का पैकेट भी ओपन नहीं करना और पेपर में कलर भी नहीं करने, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। और मैं गई अपना ड्राइंग का पेपर देने, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने पूरा पेपर ब्लैंक दे दिया, सिर्फ ये सोचते हुए कि मेरे कलर्स ख़राब हो जाएंगे, और मैं पेपरों में फेल हो गई। दिस वॉज फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जिसमें मैं अपने एग्जाम्स में फेल हुई थी। वाकई बहुत दिलचस्प वाकया है कि कलर को बचाने के लिए आप पेपर खाली छोड़ के आ गई। ग्रेट, गुड। ऐसे वाकया तो होते रहते हैं और ये हमेशा जिंदगी भर याद रहते हैं, जो कि हमें हर वक्त जब हम परेशान होते हैं तो हमें खुशी मिलती है इस तरह की चीजों को याद करते हुए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ये बताएं कि हमारी नौजवान नस्ल के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, कि उन्हें क्या करना चाहिए? मेरे सबसे बड़ा पैगाम सबके लिए ये है कि पढ़ें, क्योंकि जो कमिंग टाइम है ना वो बहुत चैलेंजिंग है। अगर हम एक यहाँ पे मैं चार्ल्स डार्विन की एक बात शेयर करना चाहूँगी, अगर आप सब वाकिफ हो उससे। एक एवोल्यूशन की थ्योरी में उन्होंने एक बात कही है कि दिस इज द वर्ल्ड वेयर ओनली फिटेस्ट विल सर्वाइव।
यानी इस दुनिया, ये वो जहान है जहाँ पे सिर्फ वही बंदा सरवाइव कर सकता है जो फिट है, जो परफेक्ट है। लेकिन हम परफेक्ट बनेंगे कैसे अगर हमारे पास तालीम नहीं होगी? तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि बच्चियों को तो लाजमी पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, सबको पढ़ाएं, बिकॉज पढ़ाई ही वो चीज है जिससे हम अपने मुस्तकबिल के अंधेरों को रोशनियों में तब्दील कर सकते हैं, जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तालीम के बगैर वाकई ज़िंदगी अधूरी है। इसलिए लोग कहते हैं कि तालीम के बगैर आप खुदा को नहीं पहचान सकते। उनको पाने के लिए भी आपको तालीम हासिल करना ज़रूरी है। बेशक। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आप अभी तक की अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं? कुमार भैया, एक शेर है ना कि कितनी मेरी ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। अगर ख्वाहिशों को सोचा जाए तो शायद कहूँगी नहीं, लेकिन अगर अपने सराउंडिंग में देखूं तो मैं बोलूँगी मैं दुनिया के सबसे सेटिस्फाइड तरीन इंसान हूँ अपनी ज़िंदगी को लेकर। क्योंकि हम एक पोस्ट में फेसबुक पे पढ़ रही थी कि हमने हम बन के जीना सीखा ही कब है? हम हमेशा किसी और की ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। तो अगर इस पहलू को सोचा जाए तो शायद कोई भी दुनिया में इंसान सेटिस्फाइड नहीं होगा। बट इफ मैं अपनी सराउंडिंग में अब देखती हूँ तो मुझे एक फीलिंग आती है कि यस, दिस इज द डेस्टिनेशन विच आई वांटेड टू अचीव। तो इसको देख के, और जब मैं अपने पेरेंट्स को खुश देखती हूँ और व्हेन दे से दैट कि वो मुझ पे प्राउड कर रहे हैं, तो दिस इज द मोमेंट जिसमें मुझे और एहसास होता है कि यस, आई एम द सेटिस्फाइड पर्सन इन माई लाइफ। जी, आपने कहा कि आप सैटिस्फाइड हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं ज़िंदगी में। क्या ऐसी ख्वाहिश कोई जो कि अभी पूरी नहीं हुई हो, जिसका ज़िक्र आप हमसे करना चाहें कि ये वो ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ कि पूरी हो? कुमार भैया, जैसे आपको शायद मेरा वो जुनून याद होगा जब मैं इंटर करके आपके पास आई थी, एक शाय टाइप की लड़की जो सीए करना चाहती थी। आज तक जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मुझे ज़िंदगी एक और चांस दे तो मैं फिर से सीए बनूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट करूँ। तो ये वो ख्वाहिश है जिसे मैं यकीनन पूरा करना चाहती हूँ, और मैं कुदरत से मांगती हूँ कि शायद मुझे एक मौका मिले तो मैं अपने इस ख्वाब या ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करूँ। This is one of the wish. बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मुझे एक शेर याद आ रहा है, याद है माज़ी अज़ाब है यारब छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। तो मैं आपके लिए ये कहूँगा कि ये बार-बार सोचकर अपनी ज़िंदगी को परेशानी में ना डालें। नेक्स्ट जन्म जब आएगा तो देखा जाएगा कि उस जन्म में क्या करना है, क्या नहीं करना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ना हुई तो कुछ भी नहीं हुआ। भगवान ने आपको और इसके अलावा बहुत कुछ दिया है। आज आपका एक नाम है, आपके माँ-बाप फ़ख्र से कह सकते हैं कि आप हमारी बेटी हो। तो मैं ये कहूँगा कि इसको भूल जाएँ, कोई बात नहीं, होता रहता है ज़िंदगी में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंदा करना चाहे, तो हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती। लेकिन फिर भी अभी भी आप कर सकती हैं। मैं ये कहता हूँ अभी भी आप कर सकती हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं कर सकती। आप बहुत सारे रूट्स होते हैं, आप कोई रूट डिफरेंट रूट से एससीसीए करें, एससीसी के थ्रू जा सकती हैं। तो चलो इसको हम यहीं रहने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम एम और उसकी बात कर रहे थे जदोजहद की। तो आप हमें ये बताएँ कि अगर हमारी वो ख़वातीन या हमारी वो बच्चियाँ या हमारी वो बेटियाँ जो पढ़ना चाहती हैं, वो क्या 3 क्वालिटी हैं जो उनमें होनी चाहिए? आप कहती हो कि वो 3 चीज़ें आप उनको बताना चाहेंगे कि ये आप ज़रूर करो अगर आप आगे बढ़ना चाहती हो? कुमार भैया, लाइफ में आप किसी भी प्रोफेशन में आते हो, रिगार्डलेस वो हेल्थ एंड सेफ्टी है, वो इन्वायरमेंट है, वो सीए है, वटेवर, आपको 3 स्किल्स अपनानी होती हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होती हैं। एक होती है आपकी टेक्निकल स्किल। आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप अपनी टेक्निकल आपका स्कोप स्ट्रांग होना चाहिए, आप अपनी फील्ड के मास्टर हो। वो आप तब बनते हो जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में दिल से पढ़ते हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। दूसरा होता है आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी कम्युनिकेशन, आपके लोगों के साथ इंटरेक्शन। तो जो किसी भी फील्ड में जाता है वो अपनी इन 3 क्वालिटीज पे स्पेशली फोकस करे। और थर्ड वन है आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल से मुराद है कि आप एक डिफिकल्ट हालत में कैसे उसको इजी सॉल्यूशंस के जरिए आप उसको चेंज कर सकते हो।
तो आप किसी भी फील्ड में हो, आप लाइफ में कहीं पर भी हो, आप अपनी इन 3 क्वालिटीज पे काम करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल सही कह रही हैं, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। स्पेशली मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि हम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है हमारा, आपका भी मेरा भी, तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा हर्डल था वो था इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि हमें वहाँ पे छठी क्लास में जाके एबीसी पढ़ाया जाता था। हम जब यहाँ आए तो मैं तो आखिरी बेंच पे छुप के बैठता था इंग्लिश की क्लास में कि कोई मुझसे कुछ पूछ ना ले। वो भगवान की कृपा है कि इसके बाद काफ़ी मेहनत की और उसमें आगे आए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या लैंग्वेजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए आगे बढ़ने के लिए आजकल के दौर में। अब सॉरी, जी बोलें। कुमार भैया, जब कम्युनिकेशन स्किल्स की हम बात करते हैं, ये इंटरनेशनली भी बहुत मैटर करती हैं। हम जब यहाँ आते हैं ना, तो हमें सबसे बड़ा हर्डल यही पेश आता है कि आप डिफरेंट डाइवर्स कल्चर के लोगों से मिल रहे होते हो। तो आपकी कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होती है, आप इतनी जल्दी मार्केट में ग्रो कर रहे होते हो। तो ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल बजा बात कही कि कम्युनिकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। जी, आप क्या समझती हैं कि इस वक्त जो आप जिंदगी गुजार रही हैं, अगले जन्म में भी आपको वही जिंदगी मिलती है, तो आप यही जिंदगी चाहेंगी या आप चाहेंगी कि कुछ डिफरेंट हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट से हट के बात करना। मैं एक और कमेंट करूंगी कि जब आप जिंदगी में आपने जैसे कहा कि आप ये ख्वाब अभी भी पूरा कर सकती हैं, तो मैं जस्ट आपको इसका थोड़ा सा वो कमेंट इस पे करना चाहूंगी। जब आप एक मरहले से जिंदगी के गुजर आते हैं ना, फिर आप पलटते नहीं उस राहों में। कुछ कुछ आप इतना आगे कभी कभी निकल आते हैं ना कि आपके लिए पीछे जाना मुश्किल नामुमकिन नहीं होता, लेकिन मुश्किल बहुत होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी आई वुड से मेरा वो ख्वाब है जो मुश्किल बहुत है, एज मैं एक नई फील्ड में आ चुकी हूँ और वहाँ मैं वो अपना लोहा मनवा चुकी हूँ। तो दैट्स और जैसे नामुकम्मल ख्वाहिशात की बात थी, तो जस्ट मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जिक्र इसलिए किया। और जहाँ तक दूसरे जन्म की बात है, तो मैं ये कहूँगी कि जिंदगी मुझे यही मिले, लेकिन पेरेंट्स और फैमिली मेरी सेम हो। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से शायद लाइन ड्रॉप हो गई थी। ओके, मैं जवाब रिपीट करूं? जी, हम आपको सुन नहीं पाए थे। ओके, मैं ये कह रही थी कि जैसे कि आप पहले तो मैंने आपके उस कमेंट का जवाब दिया था, आपके उस कमेंट का जवाब दिया था जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटेड था कि आप वो फिर से कर सकती हैं। तो मैं ये जवाब दे रही थी कि कुमार भैया, कभी कभी जिंदगी में हम इतना आगे निकल आते हैं कि आपके लिए पीछे जाना नामुमकिन नहीं होता, लेकिन मुश्किल होता है। दैट्स व्हाट इज विद मी, कि मैं इस एक अलग फील्ड में आ चुकी हूँ और मैं अपना लोहा वहां मनवा चुकी हूँ। तो अब दोबारा एक नई फील्ड को एक्सप्लोर करना, उधर जाना, दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, आई वुड इवन इम्पॉसिबल आई वुड से। और दूसरी चीज पॉइंट की तरफ आती हूँ, जो आपका क्वेश्चन था कि हेलो। जी, आवाज आ रही है? जी, दूसरा आपका ये था क्वेश्चन कि अगर आपको अगला जन्म मिले तो वो क्या मिले, राइट? या यही मिले कि नहीं? जी तो मेरा इस पे आंसर ये होगा, मैं अगले जन्म में कहीं भी रहूं, बट मैं वाहिगुरु से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली सेम भी हो। गुड। हम भी प्रार्थना करेंगे वाहिगुरु से कि वो आपकी ये तमन्ना बरकरार रखे या पूरी करे। ये बताएं कि लड़कियां कुकिंग में बहुत माहिर होती हैं, लेकिन आप क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में हैं और एजुकेशन वगैरह फील्ड में आप रही हैं, क्या आप अच्छी कुकिंग कर लेती हैं? वो क्या चीज़ है जो बहुत आप अच्छा? कुमार भाई, थोड़ी सी साउंड डिस्ट्रप्शन थी, आप प्लीज सवाल रिपीट करेंगे? जी, मैं ये कह रहा था लड़कियां कुकिंग में बहुत माहिर होती हैं, वो बड़ा अच्छा खाना बना लेती हैं। तो आप तो एजुकेशन लाइफ की तरफ बिजी रही हैं और अभी भी आप वर्किंग वुमेन हैं, तो आप वो क्या चीज़ें जो पका सकती हैं या बहुत अच्छा बना लेती हैं?
मेरी मम्मा जब मैं 12-13 साल की थी तो उन्होंने मुझे किचन के कामों में इन्वॉल्व कर दिया था। वो कहती थी कि जो कुकिंग है वो नेचर ने औरत को तोहफे में दी है, तो वो हर औरत को आनी चाहिए। ये एक आर्ट है एक लेडी का। तो मैं कुकिंग के हवाले से ये कहूँगी, मैं कुकिंग बहुत अच्छी तो नहीं कर लेती, बट अच्छी यानी गुजारे लायक कर लेती हूँ। और मैं जो सबसे अच्छी डिश बनाती हूँ वो है चिकन हांडी। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे बेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मैं केक्स अच्छे बना लेती हूँ। ये केक है, आपने हमारी भूख बढ़ा दी है। चलें, गुड, बहुत अच्छा। अब हम अपने इख्तितामी सवालात की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि हमारे जो यंग हिंदू वेलफेयर एसोसिएशन के दोस्त हैं, उसमें फीमेल विंग्स भी है, इन सब के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? इन सब के लिए पहले तो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशंस, क्योंकि आप हमारे कुछ फ़राइज़ होते हैं कम्युनिटी को लेकर और बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं। तो बहुत बड़ी सेवा है ये कुमार भैया, ब्लड कैंप्स और हर कोई आज के दौर में बहुत मसरूफ़ है देखा जाए, लेकिन अपनी मसरूफियात को मैनेज करते हुए जो आप सब लोग काम कर रहे हैं, दिस इज़ हेड्स ऑफ टू यू, ऑल ऑफ यू। और मैं यही कहूँगी कि आप ऐसे ही करते रहें। एटलीस्ट कोई तो है जो कम्युनिटी के लिए भी सोच रहा है, कर रहा है, दैट्स गुड। और जो दूसरी बात है, जो एनुअल फंक्शन होता है, इससे मैंने एक ट्रेंड नोट किया है आजकल हम लोगों में, अगर आप लोगों ने भी ये देखा हो। आप पिछली सेरेमनीज जाएं, उससे पिछली सेरेमनीज जाएं, हमारे पढ़ने वाले बच्चों की तादाद बढ़ रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ अ कॉम्पिटिशन। यार वो फर्स्ट आया है, मैं भी आऊँ, मुझे भी यंग की तरफ से शील्ड मिलेगा, तो दैट्स अ बिग मोटिवेशन। और इसको हटा के अगर आप देखें कि जो कामयाब होते हैं उनको प्राइजेस दिए जाते हैं, या अपार्ट फ्रॉम दिस उनको आप विश करते हैं, या जैसे मैं वकील आशीष सर की अंकल की बात करूंगी, उन्होंने इंडिया से मेरा नंबर अरेंज करके मुझे मैसेज किया। एंड जैसे अंकल श्याम मुखी थे, उन्होंने, अंकल तोला थे, ऐसे बहुत सारे नाम। तो इससे जब एक बच्चे को इंकरेजमेंट मिलती है, वो दूसरे बच्चे उसी तरफ मूव करना शुरू करते हैं। जैसे एक बात मशहूर है ना कि वी ह्यूमन फॉलोज द हर्ड बिहेवियर। जैसे एक भेड़ होता है ना, तो उसके पीछे पूरा रेवर जाता है, हम ह्यूमंस वही बिहेवियर फॉलो करते हैं। जब हम सब पढ़ने लगेंगे कुमार भैया, आप सोचिए हमारा फ्यूचर आपकी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है उनकी काविशों से कहाँ पहुंचेगा। हम भी दुनिया के शाना बशाना खड़े होंगे एक जमाने में, हमारे जनरेशन संवर जाएंगी तालीम से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तालीम जो है ना, सदका जारिया है। वो कहते हैं ना, जोत से जोत जगती है, बिल्कुल इसी तरह ही है। हम ये कोशिश करते रहते हैं कि लोगों को मोटिवेट करें। बच्चे एक दूसरे को देख के पढ़ने का दिल करता है उनका। जब आप जैसे लोग स्टेज पे आते हैं हमारे पास, तो आप लोगों को देखकर और आप लोगों की बातें सुन के और बच्चों का वाकई दिल करता है। हमारे प्रोग्राम से बहुत सारे पेरेंट्स ने भी बहुत सारी चीज़ें लर्न की और अपने बच्चों को पढ़ाया। और दूसरे जो पार्ट वेलफेयर का है, वो बिल्कुल ही सही कह रही हैं आप, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो ये वाकई दर्द दिल के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, लोगों की वेलफेयर के लिए करते रहना चाहिए। मेरा तो दिल ये कहता है कि इंसान यहाँ आया है तो अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए तो हर कोई करता है। दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए कुछ करना, ये अच्छी बात है। तो ये कुमार भैया, यहाँ पे मैं एक और बात भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगी। कहते हैं एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर होता है। और जो ब्लड कैंप्स लगते हैं, आप सोचें अगर इससे कितने लोगों की जान बचती है। और जो हमारे जो लोग हैं वो बहुत सीधे साधे हैं। आप उथल, विंदर, बेला, इस कम्युनिटी को अगर हमारे इन इलाके के लोगों को देखें तो उनकी हेल्प करना, कहते हैं खून सबसे कीमती चीज होती है, क्योंकि ये आप कहीं पे प्रोड्यूस नहीं होती, आप अपनी बॉडी से निकाल के दे रहे होते। तो वो ब्लड्स अरेंज करना, दिस इज अ बिग हेल्प। आप लोग को कितनी यानी दुआएं मिल रही होती हैं इस वेलफेयर। और स्पेशली जो अभी आपके कोविड के में देख रही थी कि कितना बड़ा वेलफेयर का काम, राशन पहुंचाना, अपनी मसरूफियात को मैनेज करते हुए, ये बहुत बड़ी बात होती है। हर कहते हैं ना, बंदगी हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो मैं वही कहूंगी कि वेलफेयर का काम भी हर किसी के बस की बात नहीं होता। जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं। मैं अपने व्यूअर से कहूँगा कि आप हमारे पेज को लाइक करें और ये शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें।
और वो कोई ना कोई एक बंदा भी अगर इन चीज़ों से कुछ सीखता है या उसे कोई मंजिल मिलती है, तो ये हम ये समझिए कि हमारी कोशिशें पूरी हुई और हम उसमें सफल हुए। दिव्या, तो हम अपने इख्तितामी लम्हात की तरफ आते हैं। सबसे पहले और आखिर में भी मैं आपको यही कहूँगा कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और हम सराहते हैं आपकी मेहनत को, आपकी जदोजहद को। ये आपकी कोशिशें, आपकी जदोजहद हमारे नौजवानों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी बच्चों के लिए एक मशअल राह होगी। वो इससे बहुत कुछ सीखेंगे और हमें उम्मीद है कि अगर उन्हें कोई मुश्किलात आएँगी तो आप हमेशा पेश-पेश रहेंगी उनकी मदद करने के लिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यंग हिंदू वेलफेयर एसोसिएशन की पूरी टीम की तरफ से हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक और मैसेज देना चाहूँगी कुमार भैया, इस प्लेटफॉर्म से किसी हमारी कम्युनिटी के बंदे या किसी लड़की या बच्चे को करियर काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो मेरा लिंक्डइन पेज या फेसबुक पर आई एम अवेलेबल एनी टाइम, या यंग हिंदू वेलफेयर एसोसिएशन के तवज्जुह से, क्योंकि मैं करियर काउंसलिंग पे स्पेशली आपके साथ आपकी टीम में काम करना चाहती हूँ। एज मैं खुद भी अब मेंबर हूँ और मैं वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सब यंग हिंदू वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स की, और आपकी खिदमत को एक बार फिर मेरा सलाम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने व्यूअर का, देखने वालों का, सुनने वालों का, जो फेसबुक पे हमें लाइक कर रहे हैं, जो फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं, उन सब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आप लोग जब हमें हमारी हौसला अफजाई करते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम मज़ीद काम करें, वेलफेयर के लिए भी लोगों की खिदमत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह हमारे पेज को लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।